हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गैलेक्सी क्लासेस। और आज हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पर बात करने वाले हैं क्लास फोर्थ की। अगर सिर्फ प्रॉफिट और लॉस की बात की जाए तो आज की क्लास फोर्थ आपका लास्ट क्लास होगा। इसके बाद बचे हुए 2 दिनों में हम लोग डिस्काउंट की बात कर रहे हैं। डिस्काउंट का मतलब ये नहीं है कि प्रॉफिट लॉस से अलग कोई चैप्टर है। डिस्काउंट बस एक्स्ट्रा ऐड हो जाएगा, प्रॉफिट लॉस उस पर भी साथ में रहने वाला ही है। तो आप ऐसे कह सकते हो कि अब आज तक सेपरेट प्रॉफिट लॉस था, कल 2 दिन जो होगा वो डिस्काउंट की हम लोग बात कर रहे होंगे। ये 6 दिन खत्म होने के बाद मैं आपको एक पीडीएफ दूंगा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बनी हुई है। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ पे डाले हुए हैं लेके, तो आप उसको लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। और आज के क्लास में हम बेसिकली 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। कल का क्लास अगर आपने देखा होगा, प्रॉफिट एंड लॉस क्लास थर्ड, उसमें मैंने कई सारी अच्छी बातें बताई थी आपको। बहुत सारे क्वेश्चन जो बहुत डिफिकल्ट लगते हैं उनको आसान तरीके से कैसे सॉल्व किया जाएगा मैं वो बता रहा था वहाँ पे आपको। तो जिसने भी नहीं देखा हो तो ज़रूर जाके देखिए उसको, क्योंकि कल का क्लास मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और अच्छा भी था। ओके, क्लास फोर्थ में आज हम 3 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं स्टार्ट करते हैं फिर। पहला क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर है, पढ़िए ज़रा, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। जो हमने कल बातें की थी और जो आज करने वाले हैं लगभग सेम है, थोड़ा बहुत अंतर है जो कि आपको समझ में आता जाएगा। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से कुछ पेंसिलें खरीदता है। इसका मतलब क्या है? कोई एक व्यक्ति है, सुनिएगा और समझिएगा, मतलब अलग अलग है इसका, सुनिए ध्यान से। कोई एक व्यक्ति है जिसने दुकानदार को 5 रुपए दिए और 6 वस्तुएं ले ली, ठीक है, या 6 पेंसिलें ले ली। तो आप कह सकते हो कि 5 रुपए में 6 पेंसिल खरीद कर लाए हैं, ठीक है। लेकिन इस लाइन का मतलब ये नहीं है जो मैंने लिखा हुआ है। देखिए फिर से पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से, ये जो भाव लिखा हुआ है ना, ये इंपॉर्टेंट है। मतलब हमें पता ही नहीं है कि कितनी नंबर ऑफ पेंसिल खरीदी हैं, लेकिन उसने ये कहा है कि जितनी भी खरीदी होंगी वो 5 रुपए में 6 के भाव से खरीदी होंगी। यानी कि 5 रुपए दिए होंगे तो 6 पेंसिल लाया होगा, अगर 10 रुपए दिए होंगे तो 12 पेंसिल लेके आए होंगे, 15 रुपए दिए होंगे तो 18 पेंसिल लेके आए होंगे, और इस तरह से पेंसिल्स की संख्या रुपए के हिसाब से बढ़ती जाएगी। मतलब 5 रुपए में इनिशियल 6 पेंसिल उसने खरीदी होंगी, ठीक है। और फिर कह रहा है वह सभी को 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है, फिर 6 रुपए में 5 के भाव से सबको बेच देता है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। आइए स्टार्ट करते हैं निकालना। फिर से हम 2 चीजों पर बात कर रहे हैं यहाँ पे, आर्टिकल और प्राइस, वस्तुएं और मूल्य। कल हमने जितनी भी बात की थी वहां पे आर्टिकल और प्राइस हमने 100 मान के स्टार्ट किया था और फिर बात कर रहे थे। आज ऐसा नहीं करेंगे, आज हमें ऑलरेडी दिया गया है वैल्यू, उसके बाद हम उस पर आगे बढ़ रहे होंगे। आपसे कह रहा है कोई व्यक्ति 5 रुपए में 6 के भाव से पेंसिल खरीदता है, तो 5 रुपए हैं, तो रुपए के नीचे, प्राइस के नीचे 5 मेंशन करेंगे और आर्टिकल के नीचे 6 मेंशन करेंगे और दिखा देंगे ये खरीदने वाला मूल्य है, यानी कि कॉस्ट प्राइस है। आर्टिकल और प्राइस दो बातें हैं। किसी व्यक्ति ने 5 रुपए में 6 के भाव से कुछ पेंसिलें खरीदी और सभी को, फिर कह रहा है, और सभी को 6 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। मतलब जो सेलिंग प्राइस है उसका, वो कह रहा है 6 रुपए में 5 के भाव से उसने सभी को बेच दिया। ओके, अब समझो, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस आपके सामने दिखा दिया है उसने। आर्टिकल सेम करने के लिए क्या करोगे? कल मैंने बताया था ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके आप आर्टिकल सेम कर सकते हो। आर्टिकल सेम करने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है यहाँ पे? वो इसलिए क्योंकि जितनी वस्तुएं वो खरीद कर लाएगा उतनी ही वस्तुएं तो बेचेगा। इस वजह से हमें आर्टिकल समान करना पड़ता है। आर्टिकल अगर हम सेम करेंगे यहाँ पे तो ऊपर 5 से और नीचे 6 से गुणा करेंगे, और रेशियो समान रखने के लिए 5 और 6 से गुणा आप आगे भी करोगे। अब आपको ओरिजिनल कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस यहाँ पे मिल रहे होंगे। अगर मैं क्रय मूल्य की बात करूं कॉस्ट प्राइस की, तो आप कहोगे 30 वस्तुएं 25 रुपए में खरीदी होंगी, और सेलिंग प्राइस की बात करेंगे तो आप कहोगे 30 वस्तुएं 36 रुपए में बेची होंगी। तो कॉस्ट प्राइस कितना है? 25, सेलिंग प्राइस कितना है? 36। कितने का प्रॉफिट है? 11 का।
11 का प्रॉफिट है 25 पे मल्टीप्लाई बाय 100, कैंसिल करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा 44% का प्रॉफिट। पूरे लेन देन में व्यक्ति को 44% का लाभ प्राप्त हो रहा होगा। आई होप ये क्लियर होगा, क्योंकि कल जो क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे सेम उस पे ही एक स्टेप आगे बढ़ के है। वहाँ पे हम आर्टिकल और प्राइस की बात कर रहे थे, यहाँ पर भी हमने उसकी ही बात की है और उसको एक स्टेप आगे बढ़ा दिया है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग और बताइए जरा कितना आंसर होने वाला है। एक व्यक्ति 10 रुपए में 11 के भाव से कुछ वस्तुएं खरीदता है और फिर 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। बताइए आंसर कितना। तो हम कहेंगे दो चीजें फिर से हैं यहाँ पे, आर्टिकल और प्राइस। ठीक है, अब आप कहोगे कि 10 रुपए में 11 के भाव से चीजें खरीदता है। देखो मैं बता रहा हूँ गलतियां कहाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा गलती होती है प्राइस के नीचे प्राइस लिखने में और आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखने में। लोग उल्टा लिख देते हैं, 10 रुपए में 11 के भाव से जो पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से लिख देते हैं, 10 यहाँ और 11 वहाँ, और फिर वो गड़बड़ हो जाता है। तो हमें ध्यान रखना है, प्राइस के नीचे प्राइस लिखना है और आर्टिकल के नीचे आर्टिकल लिखना है। कॉस्ट प्राइस 10 से 11, सेलिंग प्राइस की बात कर रहा है, 11 रुपए में 10 के भाव से बेच देता है। फिर आप कहोगे नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने के लिए 10 और 11 से ऊपर नीचे गुणा करो, तो 10 से यहाँ गुणा करेंगे और 11 से यहाँ गुणा करेंगे। कॉस्ट प्राइस कितना होगा, तो कहोगे 110 वस्तुएं उसने खरीदी थी 100 रुपए में और 110 वस्तुएं उसने बेच दी हैं 121 रुपए में। कितने का लाभ, 21 का लाभ। 21 का लाभ किस पे, 100 पे, और मल्टीप्लाई बाय 100, दैट इज 21% प्रॉफिट। 21% का यहाँ पे लाभ अर्जित हो जाएगा उसको। सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल क्लियर होगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और थोड़ा सा चेंज है अब क्वेश्चन में, पढ़िए एक बार और देखिए क्या कह रहा है। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं, ठीक है, 2 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है और उतनी ही वस्तुएं वह 1 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है। मतलब यहाँ पे अब 2 बार खरीद रहा है चीजों को, ठीक है। फिर कह रहे हैं तथा सभी को मिलाकर 3 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है, उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। ओके, क्वेश्चन देखो यहाँ पे है तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, बस एक स्टेप बढ़ गया है। पिछले क्वेश्चन में 1 बार खरीदा और 1 बार बेचा जा रहा था, और इस क्वेश्चन में 2 बार खरीदा जा रहा है और 1 बार ही बेचा जा रहा है। चलिए देखते हैं, सॉल्व करते हैं। आर्टिकल और प्राइस दो चीजें हैं। पहले हम लोग वैल्यू पुट कर रहे हैं कॉस्ट प्राइस का, क्रय मूल्य कितना है। तो क्रय मूल्य अगर आप देखोगे तो कहोगे 2 रुपए में 3 के भाव से, 2 रुपए खर्च किए, 3 के भाव से चीजें ली और उतनी ही वस्तुएं 1 रुपए में 4 के भाव से ली हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उतनी ही वस्तुएं, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, यहाँ सम लिखा हुआ है ये सेम होगा, सेम नंबर ऑफ आर्टिकल्स, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना पहले खरीदा है उतना ही बाद में खरीदेगा, या फिर अगर सामान नहीं खरीदेगा तो आपको बताया जाएगा किस अनुपात में वो खरीद रहा है, ताकि आप उससे आंसर करेक्ट लगा सको। अनुपात अगर देगा तो क्वेश्चन और ज़्यादा टफ हो जाएगा। तो अभी तक जो क्वेश्चन बने हैं वो ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन सेम पर ही बने हैं, अनुपात में क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिला है, लेकिन बन सकता है, ठीक है। पहले हमने बात कर ली है कॉस्ट प्राइस की, 2 रुपए में 3 के भाव से खरीद रहा है, 1 रुपए में 4 के भाव से खरीद रहा है। टोटल कॉस्ट प्राइस निकालते हैं कि उसने खरीदा तो है, ठीक है, लेकिन टोटल कितना रुपए खर्च करके कितनी वस्तुएं लाया है, ये कैसे पता चलेगा। तो ये पता चलेगा जब आप नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करोगे। और नंबर ऑफ आर्टिकल सेम क्यों करने हैं हमें, क्योंकि हम जानते हैं उसने उतनी ही वस्तुएं दोबारा भी खरीदी हैं जितनी पहली बार में खरीदी थी। तो इसलिए नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने के लिए 4 और 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा, 4 और 3 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस्ट प्राइस जो अब जनरेट होगा नया वो देखते हैं। कॉस्ट प्राइस ऊपर होगा 8 रुपए में 12 वस्तुएं, नीचे होगा 3 रुपए में 12 वस्तुएं। ओवरऑल कॉस्ट प्राइस की बात करोगे अगर आप तो कहोगे 24 वस्तुएं खरीदी हैं उसने कितने रुपए में, 11 रुपए में। उठा के साइड में रखते हैं इसको। आर्टिकल और प्राइस की बात फिर से हो रही है। कॉस्ट प्राइस की बात करें तो हमारे सामने कॉस्ट प्राइस जो निकल के आया है वो निकल के आया है 11 रुपए में 24 वस्तुएं, और सेलिंग प्राइस कितना है वो हमें दे रखा है। सेलिंग प्राइस दे रखा है 3 रुपए में 4 के भाव से खरीदता है, 3 रुपए में 4 के भाव से बेच देता है, सॉरी 3 रुपए में 4 के भाव से बेचता है, सेलिंग प्राइस दे रखा है। ओके, तो अब क्या करना है, अब सेम करना होगा नंबर ऑफ आर्टिकल्स। सेम करने के लिए फिर से ऊपर 24 है और नीचे 4 है,
तो कितने से मल्टीप्लाई किया जाए ताकि 24 हो जाए? तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 से जैसे ही गुणा करेंगे तो सामने भी 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और फिर आप नया कॉस्ट प्राइस और नया सेलिंग प्राइस जब लिखोगे तो आप बताओगे कि 24 वस्तुएं उसने 11 में खरीदी थी और 24 वस्तुएं बेची हैं 18 में। तो कितने का प्रॉफिट? 7 का प्रॉफिट। 7 का प्रॉफिट हो रहा है उसको कितने पे? अपॉन 11, क्योंकि कॉस्ट प्राइस कितना है? 11। 11 का 11 पे 7 का लाभ हो रहा है 11 पे, मल्टीप्लाई बाय 100। 7 अपॉन 11 का वैल्यू कितना? 1 यूनिट, 1/11। 1/11 का वैल्यू होता है 9 कंप्लीट 1/11। तो 7/11 का वैल्यू कितना होगा? 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 9 7 63 कंप्लीट 7/11%। और ये आपका आंसर हो जाएगा 63 सही 7/11%। ध्यान से समझिए, फिर से एक बार रिपीट कर रहा हूं ओरली। यहां पर हमें दो तरह के कॉस्ट प्राइस गिवन थे। सबसे पहले दोनों तरह की कॉस्ट प्राइस को मिला के हमने एक सिंगल कॉस्ट प्राइस जनरेट किया। और वो किया कैसे? नंबर ऑफ आर्टिकल्स को सेम करके। और उसके बाद फिर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस को कंपेयर करके अपना प्रॉफिट परसेंट दिखा दिया। अगला क्वेश्चन सेम इसी मेथड पर बेस्ड है, चलिए ट्राई करते हैं। ट्राई कीजिए आप। मैं स्टार्ट करता हूं 30 सेकंड में। एक व्यक्ति कुछ संतरे 2 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। ओके, 2 रुपए खर्च कर रहा है और 5 संतरे खरीद रहा है। 2 और 5 आ गया रेशियो में, ठीक है, क्लियर होगा। जो लोग कर रहे हैं साथ साथ करते जाइए। और उतने ही संतरे, मतलब सेम नंबर ऑफ आर्टिकल वह 4 रुपए में 3 के भाव से खरीदता है। तो रुपए के नीचे 4 और भाव के नीचे 3, आर्टिकल के नीचे 3। फिर क्या करेंगे आप? तो आपको सेम करना पड़ेगा 5 और 3 को। 5 और 3 को सेम कैसे करेंगे? 5 ऊपर और 3 का नीचे मल्टीप्लाई करा के। तो कितना कितना हो जाएगा? 15 और 15। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 6, 5 का नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा 20। टोटल हो जाएगा 26। 26 रुपये खर्च किए और कितनी वस्तुएं खरीद ली हैं? 30 वस्तुएं वो खरीद के ले आया है। फिर सभी को मिलाकर बेचता है 2 रुपए में 5 के भाव से। 2 में 5 के भाव से बेचो और देखो फिर नंबर ऑफ आर्टिकल बराबर करो कितने में बेचा जा रहा है और देखिए प्रॉफिट लॉस क्या होगा। ओरली मैंने सारी बातें तो बता दी हैं, चलिए इसको लिख भी लेते हैं। आर्टिकल और प्राइस दो चीज़ों से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हमसे कह रहा है कि एक व्यक्ति कुछ संतरे 2 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। ओके, एक व्यक्ति कुछ संतरे 2 रुपए में 5 के भाव से खरीदता है। तो 2 बार खरीद रहा है तो हम एक बार कॉस्ट प्राइस लिखेंगे और दोबारा भी कॉस्ट प्राइस लिखेंगे। सबसे पहले 2 रुपए खर्च किए और कितनी चीजें लेके आया? 5। दूसरी बार उतनी ही चीजें 4 रुपए में 3 के भाव से खरीद कर लाया। हमें पता है कि टोटल कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए नंबर ऑफ आर्टिकल सेम करने पड़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है उतने ही संतरे वो दोबारा भी खरीद रहा है। तो 3 से ऊपर गुणा करेंगे और 5 से नीचे गुणा करेंगे। 3 से ऊपर जाएगा, 5 से नीचे मल्टीप्लाई होगा। कॉस्ट प्राइस लिखने के लिए आप कहोगे 15 वस्तुएं 6 रुपए में खरीदी हैं और 15 वस्तुएं इसने 20 रुपए में खरीदी हैं। तो टोटल 26 रुपए खर्च किए हैं और वस्तु कितनी लेके आ गया है? 30। आप कहोगे कॉस्ट प्राइस मिल गया है 26 रुपए में 30 वस्तुएं। चलो अब लिखते हैं इसको फिर से। आर्टिकल और प्राइस, कॉस्ट प्राइस हमें मिल गया है 30 वस्तुएं कितने रुपए में? 26 रुपए में। तो सेलिंग प्राइस कितना होगा? सेलिंग प्राइस कह रहा है 2 रुपए में 5 के भाव से बेच देता है। मल्टीप्लाई करो 6 का और समान कर दो इसको। तो कॉस्ट प्राइस तो हमारे सामने ठीक था 30 और 26। सेलिंग प्राइस क्या होगा? तो सेलिंग प्राइस होगा 30 वस्तुएं बेच रहा है कितने में? 12 रुपए में। कितने का नुकसान हो रहा है उसको? 26 में खरीदी थी और 12 में बेच रहा है वो, तो नुकसान कितने का है? आप कहोगे 14। 14 की हानि हो रही है किस पे? 26 पे, गुणे 100। अब या तो एक तरीका है कि इसको सॉल्व करो और आंसर देखो, है ना। एक और तरीका है आपके पास इसको सॉल्व करने के लिए, देखिए बताता हूं। 14 और 26 आप कैंसिल कर दो तो ऊपर बचेगा 7 और नीचे बचेगा 13।
100 को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फ्रैक्शन से हम डायरेक्ट कन्वर्ट कर रहे हैं। 7/13, अगर आपको याद हो 1/13 का मान देखो जरा, 7 से ही 9/13 होता है। 1/13 का मान है 7 से ही 9/13, तो आप लिखोगे 7 × 7 कंप्लीट 9/13। इसमें बस गुणा करना है 7 से। 7 से जैसे ही अंदर गुणा किया तो 49 कंप्लीट 63/13। देखो ध्यान दो अब इस बात पे, हमारे सामने आ रहा है 49 से 63/13। वैसे तो ये करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि 63 और 13 को फिर से अभी डिवाइड करना पड़ेगा और 4 बार कटेगा, फिर रिमाइंडर निकलेगा, 4 आगे बढ़ेगा तो लगभग 53 के अराउंड पहुंच जाएगा। तो हमें ऐसे खुद से समझ लेना है कि जो आंसर होने वाला है हमारा वो कहीं ना कहीं 50% के ऊपर होने वाला है ना। तो आप ढूंढ के ऑप्शन जल्दी लगा पाओगे कि कितना आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 13 से अभी ये कैंसिल होगा तो कितनी बार कैंसिल होगा, 4 टाइम्स जाएगा और आएगा 52। तो आप लिखोगे, नीचे ही लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 49 + 4 कंप्लीट 11/13। 4 और 49 ऐड हो जाएंगे यहाँ पे, तो दोनों हो जाएगा 53 कंप्लीट 11/13%, और ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। इसका जो लॉस है वो है 53 कंप्लीट 11/13%। अगर मेरी कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं है तो आंसर आपका यही होगा। बाकी आप कैलकुलेशन एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से करेक्ट है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें सेम। ओके, अब क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज हो चुका है और आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये क्वेश्चन बिल्कुल अलग है तो बहुत आसान क्वेश्चन। आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा और तुरंत सॉल्व होते चले जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, लेकिन समझ के अगर करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाली है, क्योंकि समझ में ही नहीं आता है कि क्वेश्चन है क्या। चीज़ें तो दिख रही हैं कि क्या लिखी हैं, लेकिन कुछ पता नहीं चलता कि क्या है, क्या कहना क्या चाह रहा है, हमसे पूछना क्या चाह रहा है। मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा, लेकिन पहले मैं ट्राई कर रहा हूं कि जो लोग समझ सकते हैं इस बात को कि क्या पूछा गया है उनको समझ में आ जाए, और उसके बाद लॉजिक बता दूंगा, उससे तो सारे लोग आराम से कर ही लेंगे। तो चलिए पहले देखते हैं, क्वेश्चन का लैंग्वेज पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। लिखा हुआ है, एक व्यक्ति 1 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। मतलब 1 रुपए में 11 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदी हैं उसने, ठीक है। 11 वस्तुएं खरीदी हैं, 11 आर्टिकल खरीदे होंगे, कितने रुपए में? 1 रुपए में। ओके, फिर आपसे कह रहा है वह 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दे। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेच दे, इसका मतलब क्या है? और उसे 10% का लाभ अर्जित हो। खरीदा भी उसने 1 रुपए में ही था, ठीक है। कह रहा है बेचने के बाद 1 रुपए ही मिले उसको, मतलब 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे जिससे 10% का लाभ अर्जित हो। तो अब हमें समझना ये है कि अगर 1 रुपए में खरीदा था और 1 रुपए में ही बेच रहा है, मतलब उसने जो खरीदने वाला प्राइस था और जो बेचने वाला प्राइस था उस पर कोई डिफरेंस नहीं है। तो लाभ होगा कैसे? इसको लाभ होगा अगर वो वस्तुएं बढ़ा देगा या कम कर देगा। जैसे कि 1 रुपए में अगर 11 वस्तुएं उसने खरीदी हैं तो 1 रुपए में कम वस्तुएं बेचे, और यहाँ पे जो लाभ है वो वस्तु की फॉर्म में उसके पास होगा। समझो, फिर से एक बार बता रहा हूँ। 100 रुपए पे चलते हैं, 1 रुपए बहुत छोटा है इसलिए दशमलव में जाने में बड़ी दिक्कत होगी। सुनो, मान लो आप 100 रुपए में 11 पेन खरीद के लाते हो, ठीक है। 100 रुपए आपने खर्च किए और लेके आए 11 पेन, और आपको चाहिए क्या कि आपके पास कुछ पेन बच भी जाएं और आपके 100 रुपए भी वापस आ जाएं, कुछ ऐसा हो जाए। तो 100 रुपए में आप अगर 10 पेन बेच दोगे तो आपके पास पेन बचा कितना? 1 पेन बचा, और वो 1 पेन इस 10 का कितना होगा? तो आप कहोगे 10% होगा। तो इस तरह हमें समझना है कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स में डिफरेंस करना है, और जो टोटल अमाउंट होगा वो हमेशा यहाँ पे सेम रहने वाला है। बेसिक से जाएंगे तो बहुत दिक्कत होगी और समझ में भी नहीं आता है कि बेसिक से क्या चल रहा है, फ्रैक्शन में वैल्यू जनरेट होती है। इसलिए मैं डायरेक्ट एक लॉजिक बता रहा हूँ और उसके थ्रू ही हम इसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। देखते हैं लॉजिक क्या है हमारे पास।
जिस तरह क्वेश्चन हमसे पूछा गया है उस तरह ही हमें इसको लिखना है। जैसे आपसे कह रहा है 1 रुपए में 11 की दर से खरीदता है, यानी कि 11 आर्टिकल खरीद रहा है 1 रुपए में। तो मुझे बता सकते हैं कि एक आर्टिकल का वैल्यू कितना है? एक आर्टिकल का वैल्यू कितना होगा? तो आप कहोगे 1/11 रुपीज। ठीक है। अब उसको चाहिए कितने का लाभ? उसको चाहिए है 10% का लाभ। इसका मतलब हर वस्तु को अगर वो 10% के मूल्य पर बढ़ाकर बेचे तो उसको 10% का लाभ मिल जाएगा। एक आर्टिकल आ गया 1/11, इसको 10% बढ़ाकर बेचे तो उसका वैल्यू उसको पता चल जाएगा। सुनते रहिएगा, ये लॉजिक है, कोई इसके पीछे वो नहीं है कि हम लोग क्यों ऐसा कर रहे हैं। लॉजिक है इसलिए डायरेक्ट लिख रहा हूं। आपको पता है कि ये जो एक ऊपर वाला वैल्यू है ये रुपए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो नीचे है ये आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। 10% के लाभ पर बेचने का मतलब है 110/100, है ना। 10% यानी कि बढ़ाना है तो मतलब 110% की वैल्यू पूछ रहा है, 110/100। सॉल्व कर लो, 0 से 0 कटा, 11 से 11 कटा, बचा कितना? 1/10। ये जो 1/10 निकल के आया है ना, यही हमारा आंसर है। हमसे कह रहा है कि 1 रुपए में 10 आर्टिकल अगर बेच देगा तो जाके उसको 10% का प्रॉफिट हो जाएगा। समझो फिर से, 11 आर्टिकल 1 रुपए में खरीदा था। 1 रुपए कांस्टेंट रखना है यहां पे हमेशा। तो हमने कहा एक आर्टिकल का मान कितना? तो 1/11, या एक आर्टिकल का मूल्य है 1/11। हमें चाहिए है कि 10% प्रॉफिट हो जाए उसको। तो 10% प्रॉफिट का मतलब 110%। तो हमने लिखा 110/100, कैंसिल किया और वैल्यू आ गया 1/10। 1/10 रिप्रेजेंट कर रहा है, एक दिखा रहा है ऊपर रुपए को और 10 दिखा रहा है नीचे आर्टिकल को। 1 रुपए में 10 आर्टिकल बेचे तो उसके लिए सारी चीजें हो जाएंगी आसानी से। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और आगे बात करते हैं। सेम क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं है, ट्राई करो। देखो, एक व्यक्ति 1 रुपए में 25 की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है। तो आपको पता है 25 आर्टिकल खरीद रहा है कितने में? तो 1 रुपए में। एक आर्टिकल का वैल्यू कितना? 1/25, और ऊपर वाला वैल्यू रुपए दिखा रहा है और नीचे वाला वैल्यू आर्टिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। कितना प्रॉफिट चाहिए? 25% का प्रॉफिट चाहिए। 25% का प्रॉफिट का मतलब 125/100, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। 25% का प्रॉफिट के लिए 125 लिखा है, कैंसिल करेंगे तो 5 बार जाएगा, 5 से कैंसिल करेंगे तो 20 बार जाएगा, तो लिखेंगे 1/20। और आप कहोगे 1 रुपए में 20 आर्टिकल अगर बेच देगा तो ये सारी बातें करेक्ट हो जाएंगी जो लिखी हैं। 1 रुपए में 25 आर्टिकल खरीद कर लाया है, 1 रुपए में 20 आर्टिकल बेच देगा और क्लियर हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है ना। अब ये बातें क्लियर हो रही होंगी, लॉजिक पकड़ो कि कैसे कैसे हमें आंसर तक पहुंचना है। 1 रुपए में 25 वस्तुएं खरीदता है तो हमने लिख लिया है 1/25। खरीदने वाला मूल्य था सीधा सीधा तो 1/25। प्रॉफिट पर बेचने की बात थी तो 125/100। आगे क्वेश्चन चेंज होगा, फिर से 1-2 चीजें नई देखने को मिलने वाली हैं आपको। देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति 1 रुपए में 32 वस्तुएं बेचता है। अब बेच रहा है, अभी इससे पहले तक खरीद रहा था, ठीक है ना। अब यह बेच रहा है। एक व्यक्ति 1 रुपए में 32 वस्तुएं बेचता है और उसको 40% की हानि भी हो रही है। 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि उसको 20% का लाभ हो? समझो, अब ध्यान से समझना। 32 आर्टिकल्स सेल कर रहा है 1 रुपए में, लॉस हो रहा है उसको। एक आर्टिकल का मान निकालेंगे, एक आर्टिकल का मान हो जाएगा 1/32। ऊपर वाला मान रुपए को दिखाएगा और नीचे वाला मान दिखा रहा है आर्टिकल को। समझो प्लीज ध्यान से। अभी तक जो बातें थी वो कॉस्ट प्राइस पे दे रखा था कि 1 रुपए में 25 खरीद के लाता है, 1 रुपए में 11 खरीद के लाता है, या 1 रुपए में 10 खरीद के लाता है, इस तरह का। पर ये जो वैल्यू दे रखा है अब 1/25, ये बेचने वाला वैल्यू दे रखा है। प्लीज थोड़ा सा ध्यान से समझो, मैं समझाने की कोशिश करता हूं आपको। जैसे कि ये 125/100 लिखा था हमने, 125/100।
ये हमने क्यों लिखा था, इसके पीछे का रीज़न देखते हैं। इसका मतलब था कि जो बेस पर वैल्यू रखा हुआ है ये दिखाता है कि आप अभी यहाँ पर हो, यानी कि आप अभी 100% पर बैठे हुए हो। 100% का मतलब आप अभी कॉस्ट प्राइस पर बैठे हुए हो अपने आप में, और आपको जाना है 25% सेलिंग प्राइस पे, मतलब 25% ऊपर जाना है बढ़ के। तो ऊपर वाला दिखा रहा है सेलिंग प्राइस को, यानी कि अभी हम कॉस्ट प्राइस 100 के पास हैं और हमें बढ़ के जाना था 125 तक, तो हमने लिखा है 125/100। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है, यहां पर 1/32 का जो कंडीशन है वो ऑलरेडी लॉस में चल रहा है, 40% लॉस है। 40% लॉस का मतलब क्या, अगर वैल्यू 100 रुपए की होगी तो वो कितने में बिक रही होगी, 60 रुपए में बिक रही होगी, 40% हानि के साथ। तो इसलिए सबसे पहले हम सेलिंग प्राइस जो लॉस में था उससे इसको ले जाएंगे कॉस्ट प्राइस पे। कॉस्ट प्राइस पे ले जाने के लिए हम कहेंगे हमें 100 पर जाना है और अभी हम हैं कितने पे, 60 पर। 40% लॉस का मतलब है कि अभी हम 60 पर बैठे हुए हैं और हमें जाना कहाँ तक है, 100 तक जाना है। फिर से समझो, 1/32 जो है वो यहाँ पर सेलिंग प्राइस को रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉस वाले हानि पर आप चीज को बेच रहे हो। 40% की हानि पर बेच रहे हो, इसलिए मैंने कहा कि अभी आप 60 पर बैठे हुए हो और हम जा रहे हैं कॉस्ट प्राइस के पास। कॉस्ट प्राइस कितना है, 100। सॉल्व करते हैं जरा इसको, यह आ जाएगा 5 और यह आ जाएगा 3, ऊपर आएगा 5 और नीचे आ जाएगा 96, 5/96, मतलब 5 रुपए में 96 वस्तुएं उसने खरीदी होंगी। 5 रुपए में 96 वस्तुएं खरीदी होंगी, तब जाके 1 रुपए में 32 वस्तुएं बेच रहा है और हानि प्राप्त कर रहा है। अब आ चुके हो आप कॉस्ट प्राइस पे, 5/96, ये है आपका कॉस्ट प्राइस। अब प्रॉफिट पे भी जाना है, प्रॉफिट कितना कमाना है, तो 20% का लाभ कमाना है। 20% का लाभ दिखाने के लिए आप कहोगे कि अब हम कॉस्ट प्राइस यानी कि 100 पे बैठे हुए और हमें जाना कहाँ पे है, 120 पर जाना है। सॉल्व करो जरा, 20 से काटेंगे तो 5, 6, 5 से कैंसिल होगा 5 पूरी तरह, 6 से देखो ये कैंसिल हो रहा है क्या, 6 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार, 16 बार। हाँ 16 बार कैंसिल हो रहा है 6 से 16 बार अगर कैंसिल हो रहा है तो अब समझ में आया कि ये जो 1/16 निकल के आया है ना, ये दिखा रहा है कि 1 रुपए में अगर 16 आर्टिकल बेचे जाएं तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो सकती हैं। ठीक है, तो अब हमें करना क्या था, पहले हम लोग लॉस पर थे, लॉस से हम गए कॉस्ट प्राइस पर। ये जो है ये है कॉस्ट प्राइस, 1 रुपए में 96 आर्टिकल इसने खरीदे होंगे, और फिर उसके बाद आगे बढ़कर हम गए हैं सेलिंग प्राइस पे। ठीक है, मुझे समझाना था इसलिए मैं इतना लेंदी लेके गया इस क्वेश्चन को। आप इसको डायरेक्ट आंसर लगा सकते हो, देखो कैसे रफ कर रहा हूं मैं। देखो इतना बात तो आपके सामने है ही क्लियर कि 32 आर्टिकल वो 1 रुपए में बेच रहा है। हम इसको एज इट इज वैसे ही लिखेंगे जैसे अब तक वैल्यू हम लिखते आए हैं, 1/32, 1 रुपए में बेच रहा है कितना आर्टिकल, तो 32। अब हम डायरेक्ट कॉस्ट प्राइस पर जाने के लिए आप कहोगे कि 60 यानी 40% हानि पर है, 60 में होगा, अभी जाना कितने पे है, 100 पे, और फिर डायरेक्ट लगा दो कि आ गया है ये कॉस्ट प्राइस पे, तो 100 से अब जाना कितने पे, 120 पर, और इसको सॉल्व करोगे तब भी सेम आंसर। अब मैं कह रहा हूं कि अब इतना भी आपको नहीं लिखना है जितना मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, क्योंकि ये कॉस्ट प्राइस 2 बार लिख के 100 कैंसिल करके फायदा क्या है। अब आप इसको डायरेक्ट ऐसे लिखो कि भाई हानि पर कितना है, तो 40% हानि पर है। 40% हानि मतलब है कहाँ पे, 60 पे, और जाना कहाँ पे है, तो कह दो 20% प्रॉफिट पर जाना है, यानी कि 120 के पास जाना है। तो डायरेक्ट लिखे ना कि 60 से 120 पर जाना है, 60 से 120 पर जाना है, यानी कि कितनी बार कैंसिल हो रहा है, 2 बार कैंसिल हो रहा है। 2 बार कैंसिल हो रहा है, 2 से 32 कैंसिल होगा तो आ जाएगा 1/16, और आपका आंसर आ जाएगा कि 1 रुपए में कितना आर्टिकल बेचा जाए, 16 आर्टिकल बेचा जाए, तो ये सारी चीजें पॉसिबल हो पा रही होंगी। अभी तक हम सिर्फ कॉस्ट प्राइस से सेलिंग प्राइस पर जा रहे थे, पर अभी हमने देखा कि सेलिंग प्राइस अगर लॉस पे दिया गया हो तो उससे हमें कॉस्ट प्राइस पर कैसे आना है, और फिर कॉस्ट प्राइस से अगेन दूसरे सेलिंग प्राइस पर किस तरह जाना है। होप अब ये बात क्लियर होगी आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेम क्वेश्चन है ऊपर वाले की तरह,
जल्दी से आंसर लगाते हैं। 1 रुपए में 12 वस्तुएं, मतलब 1/12, ऊपर वाला रुपए नीचे वाला आर्टिकल। हानि कितने की है? 30 की, यानी कि है कहाँ पे? 70 पे, और जाना कहाँ पे? लाभ पे। कितने पे? 120 पर। सॉल्व कर लो। 12 से 12 कैंसिल, 0 0, यानी कि 1/7। और कह दोगे 1 रुपए में कितना आर्टिकल बेचेगा ये? 7। अगर 1 रुपए में 7 आर्टिकल बेचे तो इसको 30% हानि हटकर 20% का लाभ होना शुरू हो जाएगा। अब ये बातें क्लियर हो रही होंगी, और अब हमें इस क्वेश्चन को इसी तरह लगना है। हमें ज़्यादा बेसिक से नहीं जाना है। बेसिक समझने के लिए अच्छा है, उसको रखो, काम आएगा आपको आगे चल के कभी ना कभी। लेकिन डायरेक्ट आंसर लगाने का ट्राई करो कि कैसे हम जल्दी से जल्दी लगा सकते हैं। इस टाइप का एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद हम इसको चेंज करते हैं। चलिए देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति 40 रुपए में 45 वस्तुएं बेच रहा है 40 में 45। तो हमें पता है प्राइस को हम ऊपर रखते हैं और वस्तुओं को नीचे रखते हैं। 40 रुपए में 45 आर्टिकल इसने बेचे होंगे, और हो क्या रहा है इसको? हानि कितने की? 20 की, यानी कि कहाँ पर होगा? 80 पर। तो कह रहा है 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे ताकि 20 का लाभ हो? 20 का लाभ यानी पहुंचना कहाँ पर? 120 पर। ये है। सॉल्व करते हैं। 40 से 80 मुझे दिख रहा है 2 बार कैंसिल हुए, 60 दिख रहा है। 45 और 60 कैंसिल होगा 15 से, तो आ जाएगा 4/3। अब आप कहोगे कि अगर 4 रुपए में ये कितनी वस्तुएं बेचे? 3, तो जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हो रही होंगी। लेकिन हमसे क्या पूछा जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है 24 रुपए में कितनी वस्तुएं बेचे। अगर 4 रुपए में 3 बेचेगा तो 24 में कितना बेचेगा? तो हम कहेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई बाय 6 कर दो। तो आप कहोगे 24 में कितनी वस्तुएं बेचेगा? 18, और ये आपका आंसर हो जाएगा। 24 रुपए में अगर 18 आर्टिकल ये बेचता है तो उसको फाइनल प्रॉफिट हो रहा होगा 20% का। 1 रुपए के बेस पर बहुत सारे क्वेश्चन जनरेट होते हैं और पूछे भी गए हैं, पर कभी भी 40 और 45 ऐसे रुपए का नहीं पूछता है। लेकिन जनरली एक क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने उसको ले लिया है। लेकिन हमेशा मैक्सिमम ये क्वेश्चन 1 रुपए के बेस पर जा रहे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक व्यक्ति 10,800 रुपए में कुछ वस्तुएं खरीदता है और उसका 2/3 भाग 5% के लाभ पर बेच देता है। शेष भाग को कितने प्रतिशत लाभ पर बेचे जिससे उसे कुल पर 10% का लाभ अर्जित हो? फिर से आप बेसिक से करोगे तो कर ले जाओगे, थोड़ा कैलकुलेशन बढ़ेगा। मैं आपको डायरेक्ट करने का तरीका बताता हूं, बस समझते हुए चलो। जिस भी क्वेश्चन में फ्रैक्शन वैल्यू दे रखा हो भाग के रूप में कि इतना भाग बेच रहा है, तो उस क्वेश्चन में ये तरीका हम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि 2/3 की बात कर रखी है, इसका मतलब क्या है कि 3 यूनिट ये टोटल खरीद कर लाया होगा और उसमें से बेच कितना दिया है इसने? 2 यूनिट। तो बचा कितना है इसके पास? 1 यूनिट। बस वही चीज़ है, देखना ध्यान से। मान लो कि इसने 2 यूनिट बेचा है 5% के प्रॉफिट पे, तो बचा हुआ 1 यूनिट ये कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे जिससे इसको टोटल यानी कि 3 पर कितने परसेंट का प्रॉफिट हो? 10% का प्रॉफिट हो। देखो इस बात को फिर से, 2/3 फ्रैक्शन जो है उससे हमें समझ में आया कि नीचे वाली जो वैल्यू होती है वो टोटल को रिप्रेजेंट करती है, जो कि 3 है, कि 3 वस्तुएं खरीद कर लाया होगा और बेचते टाइम इसने 2 वस्तुएं बेच दी हैं। आपसे कह रहा है शेष वस्तु कितने पर बेचे, तो शेष बची कितनी वस्तु? 1 वस्तु। तो हमने उसको ही लिखा है कि 2 वस्तुएं इसने बेच दी हैं 5% प्रॉफिट पर। 1 वस्तु कितने प्रतिशत प्रॉफिट पर बेचे, P लिखा हुआ है, जिससे टोटल पर यानी कि 3 वस्तुओं पर इसको 10 का लाभ हो जाए, 10% का लाभ हो जाए। सॉल्व करो इसको। 5 दूनी 10, यहां पे तो कुछ है नहीं, और यहां पर हो जाएगा 30। तो अब बताओ इन दोनों को जुड़कर ये नीचे वाला वैल्यू जनरेट होना है, तो कितना लिखा जाए यहाँ पे कि नीचे वाला वैल्यू आ जाए? तो 10 में कितना जोड़ा जाए कि 30 आ जाए? तो आप कहोगे 20 जोड़ दिया जाए। तो आप कहोगे 1 मल्टीप्लाई बाय P% इक्वल टू आ रहा है 20%। तो P का मान निकाल सकते हो, 20% आंसर हो जाएगा। कि शेष जो वस्तुएं हैं उसको 20% के लाभ पर अगर बेच दो तो आपका सारा का सारा जो टोटल पे प्रॉफिट होना है 10% का, वो आपको मिल जाएगा।
अगर आपने 2 वस्तुएं 5% पर बेची हैं तो बची हुई एक वस्तु 20% पर बेच दो, तो आपको सारी चीज़ें 10% के हिसाब से प्रॉफिट अर्न करवा देंगी। हमें यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी होती है बस कैलकुलेशन बढ़ाने के लिए, इसके अलावा इसका कोई काम नहीं होता है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा परसेंटेज के बारे में पूछता है, और जब भी परसेंटेज के बारे में पूछे तो मतलब इसका हमें कोई भी रोल नहीं था उसमें। अगला भी सेम क्वेश्चन है, आप अपने मन से ट्राई कीजिए और आंसर निकालिए। जल्दी से आना चाहिए इसका आंसर, बताइए कितना आ रहा है। चलिए देखते हैं। एक व्यक्ति कुछ वस्तुएं 9,000 रुपये में खरीदता है और वह उसका 3/8 भाग 10% के लाभ पर बेच देता है। 3/8 मिल गया हमें इंपॉर्टेंट पार्ट। 3/8 8 चीज जो है वो टोटल को दिखा रहा है और 3 जो दिखा रहा है वो सेलिंग को दिखा रहा है। ठीक है, इसी को लिखते हैं। 3 वस्तुएं उसने बेच दी हैं 10% के प्रॉफिट पर। बची हुई 5 वस्तुएं कितने परसेंट प्रॉफिट पर बेचे, जिससे टोटल 8 पर उसको 4% का लाभ अर्जित हो। अच्छा, से कितने हानि पर बेचे हैं, तो इसको हम लॉस कर देंगे, हानि पर है तो। ठीक है, सॉल्व करो। 3 गुणे 10 30%, 8 और 2 32%। ओके, यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, लॉस तो हो नहीं रहा है क्योंकि 8 चौक 32 आ रहा है। लाभ ही होगा यहाँ पे, ये जो हानि लिखा हुआ है इसकी जगह प्रॉफिट ही होगा, कितने प्रतिशत लाभ पर बेचा जाए। अगर टोटल प्रॉफिट परसेंट और कम होता, जैसे कि 4 की जगह अगर 3 होता, तो आप कहते कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा, पर अभी ये नहीं होगा। प्रॉफिट को लेकर ही बेच रहे हैं हम, हमें निकालना है कितने परसेंट प्रॉफिट पर चीज़ बेची जाए। तो भाई 30 में कितना जोड़ा जाए कि 32 आ जाए, तो आप कहोगे 2%। फिर हम लिखेंगे 5 मल्टीप्लाई बाय P% इक्वल टू 2। तो P का वैल्यू कितना, तो फाइनली P% हो जाएगा 2/5। 2/5 का मतलब है 0.4%। मतलब बची हुई जो वस्तु है वो अगर 0.4% पर बेची जाएगी तब भी आपको ओवरऑल 4% का प्रॉफिट गेन हो ही जाएगा। आज के 3 टाइप के क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं और होप ये आपको क्लियर भी होंगे। अगर किसी तरह का कोई डाउट लगता है आपको तो मुझे कमेंट कर सकते हो आप, और अगर डाउट नहीं है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग डिस्काउंट के साथ फिर से मिल रहे होंगे।